वेलकम टू न्यू टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच रूलर फर्स्ट स्टेबलाइज हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। कौन से रूलर ने, कौन से किंग ने पहली बार अपनी कैपिटल दिल्ली में स्टेबलाइज की? तो वो की थी अनंगपाल ऑफ तोमर राजपूताज। फर्स्ट स्टेबलाइज हिज कैपिटल एट दिल्ली। तो हम इसको अच्छी सी टेबल में देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि राजपूता डायनेस्टीज के अंदर तोमर्स थे, तो उनके जो राजा थे अनंगपाल, तो उन्होंने पहली बार दिल्ली में अपनी कैपिटल स्टेबलाइज की। तो उन्होंने किया था 1130 से 1145 के बीच में, सिर्फ 15 साल उन्होंने वहाँ पर राज किया था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कौन सी थी? तो इसका आंसर है कि पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। जो दिल्ली सुल्तान की जो प्रशासनिक लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, क्योंकि वो इंडियन तो थे नहीं जो कि अपना ऑफिस का काम हिंदी या फिर संस्कृत जैसी लैंग्वेज में करते। वो थे विदेशी जो कि आए थे हमें ईरान, इराक वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ से, तो वो पर्शियन थे, इसलिए उनकी लैंग्वेज भी पर्शियन थी। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज रेन द सल्तनत रीच इज फारदेस्ट एक्सटेंट। किसके राज्य में दिल्ली सल्तनत अपने दूर दराज यानी कि चरम सीमा तक पहुंची? तो वो पहुंची थी मोहम्मद तुगलक के राज्य में। तो आपको जान के ये हैरानी होगी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था वो ज़्यादा सक्सेस रहा है मोहम्मद तुगलक के कंपैरिजन। लेकिन क्या हुआ कि खिलजी के बाद जब मोहम्मद तुगलक जब राजा बना तो उसको काफ़ी बड़ा एम्पायर मिला, तो साथ ही साथ उसने उसका काफ़ी विस्तार भी किया। इसलिए मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली सल्तनत काफ़ी दूर दराज यानी कि अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। कौन सी कंट्री से इब्न बतूता भारत ट्रैवलिंग के लिए आया था? तो हमने पढ़ा था कि लोकल चिफ्टेन अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बैम्बू ग्रुप्स में रहा करते थे। बैम्बू ग्रुप्स काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, यहाँ तक कि जो सल्तनत की आर्मी थी वो भी वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी। तो उसी के अंदर ही उनके फार्म्स होते थे और उनके वाटर सोर्स, स्पेशली जो रेन वाटर को कलेक्शन होता था वो वहीं पर ही होता था। तो इब्न बतूता ने वहीं बताया था। तो वो आया था मोरक्को से। तो मोरक्को एक कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। Question number 5, according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? तो इसका मतलब ये है कि न्याय चक्र के अनुसार मिलिट्री कमांडर्स को इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि पेजेंट्री को, मीन्स कृषक वर्ग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसी बात में उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि उनके अनुसार एक किंग विदाउट सोल्जर के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सोल्जर ही तो हैं जो कि उनकी रक्षा करते हैं। मीन्स कि अगर कोई बाहर का राजा आकर के उस पर अटैक करता है तो सोल्जर ही आकर के उसे डिफेंस करते हैं। और साथ ही साथ अगर उसे अपना राज्य का विस्तार करना होता था तो सोल्जर की ही हेल्प से होता था, जिससे उसकी पावर बढ़े और लोग आसानी से उसे टकराए नहीं। तो इसीलिए तो सोल्जर को सैलरी कहाँ से आती थी? तो सोल्जर को सैलरी आती थी जो वो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे। तो रेवेन्यूज कलेक्ट होता था उन फेजन से। फेजन जो भी कमाते थे तो उसका वो 50% तक वहाँ दे देते थे। तो फेजन कब देते थे रेवेन्यू? जब वो खुद प्रॉस्परस हो और हैप्पी हो। प्रॉस्परस मीन्स कि जब वो खुद ही धनी होंगे तभी देंगे, और हैप्पी इसलिए कि जब हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी जाकर के वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इसलिए तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पेजेंट्री इन माइंड बिकॉज द किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। जैसे कि हमने अभी बताया कि ये न्याय चक्र को ध्यान में रखना मिलिट्री कमांडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेजेंट्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि किंग जो है बिना सोल्जर के सर्वाइव नहीं कर पाता है। सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और सोल्जर का काम बिना सैलरी के नहीं चलेगा। और सैलरी कहाँ से आती थी? कि सैलरीज ऑफ द सोल्जर केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स। ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पेजेंट से, तो उसी से सोल्जर को सैलरी मिलती थी। बट पेजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। तो पेजेंट तभी जाकर के रेवेन्यू दे पाएंगे जब वो खुद ज़्यादा धनी हो और ज़्यादा खुश हो। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत।
मीन्स सल्तनत के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है कि इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत इंक्लूड हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरसन टाउन्स एंड गंगा यमुना दोआब। तो पहले हम इंटरनल फ्रंटियर को समझते हैं। मानो ये कोई लैंड है तो उनका एक गैरिसन टाउन है यहाँ पर, मानो दिल्ली, और दूसरा उनका गैरिसन टाउन है यहाँ पे बंगाल में। तो दिल्ली में बैठे हुए शासक को हमेशा ये डर होता था कि जो इनका दूर का जो गैरिसन टाउन है वहाँ पर बाहर से आकर के अटैक ना हो, और साथ ही साथ उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो बीच में वो क्या करते थे कि जो भी ये लैंड होता था जहाँ पर ये जंगल है या फिर जो किसान वर्ग हैं और भी जो लोग कामकाज करते हैं उन सब पर उनका हक हो। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इस एरिया में पहले जंगल ज़्यादा होते थे तो जंगलों को कटाना उन्होंने शुरू किया, और साथ ही साथ जो ज़मीन थी वो कृषक वर्ग को दे दी गई, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा खेती होने लगी। और जो उनके काम से सहमत नहीं थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें मारा, खदेड़ा। तो इस तरीके से उनका पावर फैलता गया और बीच का पूरा लैंड उन्हीं का हो गया। तो इसको उन्होंने पहले क्लियर किया, मींस कि इंटरनल फ्रंटियर पर पहले उनका काम ये खत्म हुआ। तो तब जाकर के उन्होंने अपना काम किया एक्सटर्नल फ्रंटियर पे। एक्सटर्नल फ्रंटियर मींस कि अगर उनके इस एरिया में बहुत सारे गैरिसन टाउन आसपास हैं तो बीच का पूरा हिंटरलैंड उन्होंने अपने पहले कब्जे में ले लिया। तो साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब अपने राज्य का विस्तार किया जाए। तो उन्होंने सदर्न इंडिया में भी अपने एक्सपीडिशन को जारी किया, मीन्स कि वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी आर्मीज भेजी, वहाँ पर अटैक किए। तो जीते गए लैंड के साथ ही साथ वहाँ के इंसान भी उनके गुलाम बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने पहले इंटरनल फ्रंटियर पे काम किया और बाद में उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर पे काम किया। अब थोड़ा सा हम इसको वर्ड टू वर्ड भी देख लेते हैं कि इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत इंक्लूड इन हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स एंड गंगा यमुना दोआब। एक गंगा यमुना दोआब मीन्स कि ऊपर से ये गंगा नदी बह रही है और नीचे से बह रही है हमारी यमुना नदी। तो बीच का जो ये लैंड होता है इसे बोला जाता था गंगा यमुना दोआब, क्योंकि ये लैंड जो है काफ़ी फर्टाइल होता था, हालांकि अब भी है। तो उस टाइम जो है हमारी कृषि काफ़ी उन्नत थी और तो हमारी जो पूरी जो इकोनॉमी थी वो कृषि पर ही डिपेंड थी, इसलिए। तो अब है एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत इंक्लूड अनकॉन्कर्ड एरियाज ऑफ द सदर्न इंडिया विच इज अवे फ्रॉम दिल्ली। हाँ, जैसे कि अभी बताया था कि वो एरिया स्पेशली सदर्न इंडिया, क्योंकि वो दिल्ली से काफ़ी दूर था तो उन्होंने भी वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज भेजी, लैंड कब्जाया। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि what were the steps taken to ensure that Muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? तो इसका मतलब ये है कि मुक्तीज अपना काम, अपनी ड्यूटीज किस तरीके से करे, इसके लिए उन्होंने कैसे कैसे स्टेप्स लिए थी। और साथ ही साथ आपको ये क्यों लगता है कि मुक्ती जो है सुल्तान के ऑर्डर को डिफाई कर सकती है, मीन्स कि मना कर सकती है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये मुक्ति क्या होता है। तो जैसे उन्होंने काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा किया था तो उस एम्पायर के अंदर छोटे छोटे अनेकों रीजन थे। तो दिल्ली में बैठे हुए अकेले राजा से पॉसिबल नहीं था कि सारे रीजन को देखें। तो उन छोटे छोटे रीजन को देखभाल करने के लिए उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स रखे। तो मिलिट्री कमांडर्स उन्हें बोला जाता था मुक्ति, तो वो इक्तेदार, क्योंकि जो लैंड होता था उसे बोला जाता था इक्ता। तो इक्ता, मुक्ति, ये वर्ड जो है ना ये पर्शियन है, क्योंकि वो इंडियन तो थे नहीं, इसलिए। तो मुक्तीज अपना काम सही ढंग से करे उसके लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए थे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स इन देयर इक्ताज। तो जो मुक्तीज थे तो उनकी ड्यूटी ये थी कि जो मिलिट्री कैंपेन्स थे उसे लीड करना। मिलिट्री कैंपेन मीन्स कि सैन्य अभियान, तो उन्हें लीड करना तो उन्हें खैर बहुत अच्छे से आता था क्योंकि वो खुद मिलिट्री कमांडर्स थे। तो उनमें अपने इक्ताज में जो जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उन्हें मेंटेन रखना उन्हीं की ही ड्यूटी थी कि कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा न हो, शांति बनाए रखे, उन्हें ऑर्डर का पालन हो, इस तरीके से। और नंबर 2 में है कि देयर ऑफिस वॉज मेड नॉट इनहेरिटेबल। जो उनका ऑफिस था वो इनहेरिटेबल नहीं था। इनहेरिटेबल मीन्स कि अगर किसी का फादर पहले मुक्ति रहा हो तो उसका बच्चा फिर मुक्ति नहीं बनता था। अब है नंबर 3 कि दे वर असाइन इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो क्या होता था कि वो मुक्ति कुछ टाइम बाद उनका ट्रांसफर हो जाता था। अब है नंबर 4 कि अकाउंटेंट्स वो अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। तो क्या होता था कि जो भी रेवेन्यू वो मुक्ति कलेक्ट करते थे तो उसी में से वो सोल्जर्स के लिए सैलरी देते थे और कुछ अपने के लिए रखते थे और बाकी जितना बनता है उसका बकाया वो स्टेट में दे देते थे। तो ये काम सही ढंग से हो, ईमानदारी से हो, इसीलिए राजा ने क्या किया था, मीन्स कि दिल्ली में जो उनका मैन सुल्तान था वो क्या करता था कि उनकी निगरानी के लिए अकाउंटेंट रखता था, उन्हें चेक करता रहता था।
अब है नंबर 5th, care was taken that the Muktis collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। तो बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था कि मुक्तीज उतना ही टैक्स कलेक्ट करे जितना कि स्टेट उन्हें बताए, मीन्स कि अपने से ज़्यादा नहीं और अपने से कम नहीं, और साथ ही साथ उतने ही नंबर में सोल्जर्स भी रखे जो कि उन्हें स्टेट से ऑर्डर था। अगर वो कम रखेंगे तो उन्हें कम सैलरी देनी होगी, उनका काम धंधा अच्छे से नहीं चलेगा। साथ ही साथ अगर वो अपनी मर्जी से ज़्यादा सोल्जर रखते हैं तो उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती थी और उनका काम ढीला हो जाता था, और जिससे कि उन्हें स्टेट में कम रेवेन्यू भेजना पड़ता था, इसलिए उतने ही नंबर में सोल्जर उन्हें रखना पड़ता था। तो अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान एज दे वर मेंटेनिंग देयर ओन आर्मीज एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू व्हिच मे प्रोवोक देम टू रेबल अगेंस्ट द किंगडम। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि उन्होंने खुद से अपनी आर्मी वहाँ पे बनाई थी जिसे वो मेंटेन करते थे और खुद से उन्हीं के द्वारा वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो जिससे कि अगर उनका शासक क्रूर हो तो उसके अगेंस्ट वो जो है बगावत खड़ी कर सकते थे, तो इसलिए उन्हें अपने कंट्रोल में रखना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी था। और साथ ही साथ हार्श कंडीशन होती थी उनकी सर्विस की, मीन्स कि उनका काम काफ़ी टफ होता था, तो जिसकी वजह से अपने सुल्तान के ऑर्डर्स को डिफाई कर सकते थे, तो ये वो रीजन थे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल्स इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत। तो जो मंगोल का आक्रमण हुआ यानी कि जो उनका घुसपैठ हुआ, तो इससे दिल्ली सल्तनत पर क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर। तो मंगोल्स हम लोग ये जानते हैं कि उनके पास काफ़ी बड़ी विशाल पावरफुल सेना थी, तो जो उनका लीडर था चिंगिस खान, तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारे इतिहास का सबसे खूंखार सबसे निर्दयी हमलावर था। तो ऐसा ये भी माना जाता है कि उसने 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था। के डर से दिल्ली सल्तनत ने क्या क्या काम किए हैं तो हम ये यहाँ पर पढ़ेंगे। Impact of the Mongol invasion on the Delhi Sultanate. The ruler of Delhi Sultanate raised a large standing army. तो उनको डर था कि मंगोल जब आएंगे तो उनकी आर्मी को कैसे फेस करेंगे, तो उनके पास भी एक पावरफुल आर्मी होनी चाहिए। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत ने क्या किया कि बड़ी भारी विशाल आर्मी खड़ी कर ली थी। तो अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू garrison town named Siri for his soldier, while Muhammad Tughlaq emptied residence and a soldier garrison there. तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया कि अपने सोल्जर को रखने के लिए न्यू गैरिसन टाउन बनाया जिसका नाम उन्होंने सीरी दिया था। तो साथ ही साथ मोहम्मद तुगलक ने ये किया था कि जो पहले से था एक शहर दिल्ली कुन्हा उसे खाली करवाया, तो वहाँ के जो निवासी थे उन्हें भेजा गया दौलताबाद मीन्स की महाराष्ट्र में। तो जो खाली कराया दिल्ली कुन्हा वहाँ उन्होंने सोल्जर को ठहराया। तो अब है नंबर 3 टू फीड द लार्जर नंबर ऑफ सोल्जर हार्ड टैक्सेस वर इम्पोज टू द फेजेंट। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी भारी आर्मी तैयार कर ली थी तो उन्हें भी मेंटेन करना ही था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनका पैसा कहाँ से आएगा, तो बेचारे किसानों को ही चुकाना पड़ता था। तो किसानों पर उन्होंने क्या किया कि 50% कैश लगा दिया था। अब है नंबर 4 कि दे स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर इन कैश रादर देन इकताज। तो सोल्जर को साथ ही साथ खिलाने पिलाने के अलावा कुछ देना भी जरूरी था। तो इकताज मीन्स होता है कि रीजन, उसको देने के बजाय वो कैश देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो डायरेक्टली वो खरीद सकते थे। नंबर 5 कि देयर मेजर पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स ने बड़ी भारी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को फेस किया। है क्वेश्चन नंबर 9 कि डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो क्या आपको ये लगता है कि जो तवारीख के लेखक थे जो कि तवारीख लिखा करते थे अपने राजा की प्रशंसा में, तो क्या उन्होंने कभी जो ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन हैं उनकी जीवन के बारे में भी कुछ लिखा होगा या कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी जो कि हमें नहीं पता? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि उनका काम ही था कि अपने राजा की तारीफ में लिखना जिससे कि उन्हें अवार्ड मिल सके। और साथ ही साथ ये भी था कि वो तो एक टाउन में रहा करते थे, मीन्स कि वो शहर में रहा करते थे। तो उस टाइम जनता जो है 90% जो गांव में रहा करती थी, तो वो कैसे कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, और ना ही उन्हें उन लोगों से कुछ मतलब था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने प्राइड से मतलब था, अपने सुल्तान को खुश करना था। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। नो, आई डोंट थिंक द ऑथर्स ऑफ द तवारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकॉज देयर राइटिंग वॉज द प्रेजिंग ऑफ सुल्तान एंड गेटिंग रिवॉर्ड। हाँ, तो उन्हें खाली तारीफ पानी थी, इनाम पाना था कि दे हैड नथिंग टू डू विद द कॉमन फोक्स। फोक्स बोला जाता है जो कॉमन जनता होती हैं, लोग
ठीक। तो ऑल्सो दे वर पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि प्रशासन, उसका भी वो पार्ट थे और वो शहर में रहा करते थे। तो वो क्या जाने कि गांव के लोग किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड वर मोस्टली अनअवेयर ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वीमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टूडे। तो जो रजिया सुल्तान थी तो अपने दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्री में यूनिक थी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है, वो यूनिक थी। तो क्या आपको ये लगता है कि जो महिला लीडर्स हैं वो आज ज़्यादा एक्सेप्टेड की जाती हैं उस टाइम की कंपैरिजन? तो हाँ, की जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि रजिया सुल्तान किस तरीके से यूनिक थी। पहली बात तो ये है कि रजिया सुल्तान इसलिए यूनिक थी कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार वो एक महिला थी जो कि रूलर थी। और दूसरा ये है कि अपने और भाइयों की तुलना में ज़्यादा सक्षम थी और ज़्यादा क्वालिफाइड थी। तो इसको हम वर्ड टू वर्ड हम पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रूलर ऑफ द सल्तनत। She was more able and qualified than all her brothers. तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आज फीमेल लीडर को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है? तो हाँ, ये बिल्कुल है। Yes, I think women leaders are accepted more readily today because of the democracy. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसका जो है जेंडर, कास्ट, रीजन, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लड़का लड़की सब समान होता है। तो नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम ओपन माइंडेड इन द टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। हाँ, तो जैसे कि अभी बताया कि जो है ये दुनिया अब ओपन माइंडेड हो चुकी हैं, अब उतनी नैरो नहीं रह गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल हो या फीमेल हो। एंड वुड नेवर माइंड हैविंग वुमन एज द लीडर, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका नेता कोई फीमेल है। Many women in this period proved that women can too at the top of the leaders. और कई महिलाओं ने ये साबित भी किया कि वो टॉप के लीडर्स भी हो सकती हैं। Moreover, people widely supported the woman as the leader. यहाँ तक कि लोगों ने वुमन को एज ए लीडर काफ़ी सपोर्ट भी किया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि why were the Delhi Sultans interested in cutting down forest? जो दिल्ली सुल्तान्स थे तो पेड़ों के कटाव में उन्हें इतना इंटरेस्ट क्यों था? वो क्यों चाहते थे कि जंगलों का सफाया हो? डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन टुडे? क्यों? तो इसका मतलब ये है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है मीन्स जंगलों को कटान होता है, क्या उसका रीजन भी वही है जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में था? तो इसका आंसर है कि द दिल्ली सुल्तान्स वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू गिव लैंड टू द फिजन एंड कैरी आउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो दिल्ली सुल्तान क्या करते थे कि जंगलों का कटान वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें ज़मीन मिलती थी। तो जब जो ज़मीन उनको मिलती थी वो किसान को देते थे, इससे किसान वहाँ पर अच्छी खेती कर सके। ऑल्सो न्यू फॉरेस्ट्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। और साथ ही साथ जो उन्हें ज़मीन मिलती थी जंगल कटान के बाद, तो वहाँ पर वो नए नए किले बनाते थे, नई नई बिजनेस ट्रेड बनाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि दे ऑल्सो क्लियर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर फ्रंटियर्स एंड क्विक मूवमेंट ऑफ देयर आर्मी। और साथ ही साथ उन्होंने जंगल का कटान इसलिए भी किया क्योंकि अपने फ्रंटेज के लिए वो सेफ गार्ड चाहते थे। मीन्स कोई बाहर से आके घुसपैठिया वहाँ पे ना रह लें और हमें टाइम से पता ही न लगे, तो हमें जल्दी से पता लग जाए, इसलिए वो जंगलों का क्लियरिंग चाहते थे। और तो साथ ही साथ अगर जंगल कटे रहेंगे तो रास्ता अच्छे से बना रहेगा, खाली मैदान रहेगा, तो उनकी आर्मी जब युद्ध के दौरान अगर उनको भागना हो, कहीं भी शिफ्ट करना हो, तो तेजी से वो मूव कर सकें। तो इसलिए उन्होंने जंगलों का कटान किया था। रही आज की बात, इन टूडेज वर्ल्ड डिफॉरेस्टेशन अकर ड्यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। तो आजकल क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन भी होता है बिल्कुल उसी तरीके से ही। भले ही पहले बिजनेस ट्रेड बनाए जाते थे, लेकिन आज क्या होता है कि रोड बनाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, हाउसेज बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। पहले किले बनते थे, तो आप क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रीज बनती हैं। सो वी कैन से दैट डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि उसी रीजन से डिफॉरेस्टेशन आज भी होता है। ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यूज हैज़ बीन चेंज्ड। तो सिर्फ ये है कि हमारा देखने का नज़रिया जो है बदल गया है। थैंक यू।